हाँ जी बच्चों, वेलकम। यूनिट 8 चैप्टर 3 और लेक्चर नंबर 4 है। तो इसमें सबसे पहले जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है बच्चों अल्फ़ा डिके। ठीक है, तो पहले मैं समझाता हूँ कि अल्फ़ा डिके क्या है और फिर इसे कैसे एक्सप्लेन किया गया था। ठीक है, कि अल्फ़ा डिके किस तरह से हो रहा है, तो इसको थोड़ा सा आप समझिए। देखो बेटे, जिन न्यूक्लियस में नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन तो जान रहे हो, बोलो क्या, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अब काफ़ी ज़्यादा शब्द से ये तो क्लियर नहीं हुआ कितने होते हैं, तो देखो थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ। ये समझ लो मैथमेटिकली 210 से अबव, 210 से जिनमें नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स ज़्यादा होते हैं बेटा, वो क्या होते हैं, वो बेटे जो न्यूक्लियस होते हैं ना, वो काफ़ी अनस्टेबल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अनस्टेबल। क्यों? क्योंकि उनमें प्रोटॉन्स बहुत ज़्यादा होने की वजह से वो आपस में इतना रिपल्शन क्रिएट करते हैं कि न्यूक्लियस उन्हें बांधे रखने में बड़ी ही दिक्कत महसूस करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोटॉन्स के बीच में, रिपल्सिव फोर्स इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी कम होती है। अब न्यूक्लियस अपनी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए किसी हाई बाइंडिंग एनर्जी वाली चीज़ को बाहर निकालना चाहता है, तो जनरली वो किसको बाहर निकालता है? अल्फ़ा को, अल्फ़ा पार्टिकल को। अल्फ़ा पार्टिकल वास्तव में क्या है? इसमें दो प्रोटॉन्स होते हैं, दो न्यूट्रॉन्स होते हैं, यानी हीलियम का न्यूक्लियस है। तो ये इस तरह से अल्फ़ा पार्टिकल को बाहर निकाल के अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं। अब हमें समझना यह है कि अल्फ़ा पार्टिकल जब बाहर निकलता है तो उस पर कितनी एनर्जी होती है, निकलने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, ये सारी बातों को हमें समझना है। तो पहले बेटे हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स से बातों को समझ रहे हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स माने पुरानी वाली जो हमारी फिजिक्स है, पुरानी वाली साइंस है, उससे चीज़ों को समझ रहे हैं। तो अगर हम इन अल्फ़ा पार्टिकल की एनर्जी नापें बेटा, डिफरेंट रिएक्शंस होती हैं जिनमें अल्फ़ा इमिटर्स हैं, अल्फ़ा पार्टिकल निकलता है, कई सारे सबस्टेंस हैं, तो उनमें हम अलग अलग जगह अल्फ़ा पार्टिकल्स की एनर्जी को नापें। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल, तो बेटे काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स जो निकलती है वो निकलती है 5 to 9 MeV एनर्जी उनकी होती है। यानी निकलने वाले पार्टिकल्स के पास अप्रॉक्स 5 से 9 MeV के बीच में एनर्जी निकलती है। डिफरेंट अगर हम पार्टिकल्स की एनर्जी नापें डिफरेंट अल्फ़ा एमिटर्स में, तो ये एनर्जी होती है। लेकिन बेटे अगर हम ये देखें कि इसमें से निकलने के लिए न्यूक्लियस में से, अब जरा समझना, न्यूक्लियस में से ये जब प्रोटॉन्स निकलते हैं तो जैसे ये निकलते हैं ना, तो न्यूक्लियस इन्हें आसानी से निकलने नहीं देता, इन्हें वापस अपने अंदर खींचता है। क्योंकि जैसे ये पॉजिटिव चार्ज जाएगा तो इस पर एक नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होता है जो इन्हें वापस खींच के यहीं का यहीं बुलाता है। तो इस बैरियर को, इस खिंचाव को इन्हें तोड़ना होता है। बात समझ में आ रही है? इस पोटेंशियल बैरियर को, इस जितनी ये मतलब खिंचाव है न्यूक्लियस का, इस पोटेंशियल बैरियर को तोड़ना पड़ेगा अल्फ़ा पार्टिकल को, तभी वो न्यूक्लियस के बाहर निकल पाएगा। अगर हम कैलकुलेशन करें कि बाहर निकलने के लिए कितनी एनर्जी होनी चाहिए, तो अल्फ़ा पार्टिकल को अगर पोटेंशियल बैरियर तोड़ना है तो उसके पास एनर्जी रफली 25 MeV या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। कम से कम भी 25 MeV से अगर कम एनर्जी है तो ये पोटेंशियल बैरियर नहीं टूटेगा, या सिंपल शब्दों में अल्फ़ा पार्टिकल बाहर नहीं निकल पाएगा। लेकिन जब हम देखते हैं तो देखो बेटा, सिर्फ इतनी एनर्जी से ही अल्फ़ा पार्टिकल बाहर निकल रहा है। अब ये तो बहुत बड़ी पैराडॉक्स है कि हम कह रहे हैं
कि 25 MeV से कम एनर्जी पर अल्फा पार्टिकल बाहर निकल ही नहीं सकता, लेकिन एनर्जी अल्फा पार्टिकल पर सिर्फ 5 से 9 MeV के बीच में है। तो इसीलिए क्लासिकल थ्योरी कभी भी नहीं समझा सकती है कि अल्फा पार्टिकल फिर न्यूक्लियस से बाहर कैसे निकल आता है। इस बात को क्लासिकल मैकेनिक्स से समझा नहीं जा सकता, लेकिन निकल रहा है, ये तो साफ दिख रहा है निकल रहा है, लेकिन हम समझ नहीं सकते ऐसा क्यों हो रहा है। फिर इसके लिए बेटे देखो 3 साइंटिस्ट थे, जिनमें मेन थे गैमो। क्या क्या नाम थे बताओ? मेन का नाम तो मैंने बोल ही दिया, गैमो, GAMOW, गैमो। बाकी साइंटिस्ट और भी थे 2 इनके साथ, ठीक है। तो गैमो के अलावा एक थे कॉन्गडॉन, CONGDON, कॉन्गडॉन। मेनली गैमो थे, कॉन्गडॉन, और एक और थे जिनका नाम था बेटा गर्नी, GURNEY, और सन थी, समय था 1928 के आसपास। तो इन्होंने कहा मैकेनिकल जो क्लासिकल मैकेनिक्स है इससे अल्फा डिके को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है, तो इन्होंने नई थ्योरी लगाई, क्वांटम मैकेनिक्स। कौन सी थ्योरी लगाई बच्चों? क्वांटम मैकेनिक्स जो थ्योरी है ये पूरी तरह से प्रोबेबिलिटी बेस्ड है। हर चीज के बाहर निकलने की कोई प्रोबेबिलिटी होती है। आगे आप पढ़ोगे वेव फंक्शन होता है साई, तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आगे क्लासेस में पढ़ोगे इंटीग्रल साई स्टार साई कैलकुलेट किया जाता है, तो उससे किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी निकल सकती है। तो इन्होंने काफ़ी सारा मैथमेटिकल वर्क किया है, बहुत बड़ा। हमने ये MSc में थ्योरी पढ़ी थी, तो इन्होंने कैसे उस मैथ्स को किया उसका डिटेल था। तो समझ लो कम से कम 30-40 पेज इन्होंने मैथ्स किया, और इन्होंने इस मैथ्स को करने के बाद ये साबित कर दिया कि अल्फा पार्टिकल के बाहर निकलने की प्रोबेबिलिटी 0 नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ emitting the alpha particles is not 0, फाइनाइट है। और लगभग कैलकुलेट करने से ये 10 की पावर -36 टू 10 की पावर -37 आती है। हालांकि ये वैल्यू बहुत 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 छोटी है, लेकिन 0 तो नहीं है। अब इन्होंने दूसरी बात कही कि भाई अल्फा पार्टिकल के बाहर निकलने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, लेकिन उसके नंबर ऑफ इफर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। नंबर ऑफ इफर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। कितने इफर्ट्स हैं तो जरा समझो। 1 सेकंड में वो कोशिश करता है 10 की पावर 21 टाइम्स कोशिश करता है बाहर निकलने की। 10 की पावर 21 टाइम्स कोशिश करता है 1 सेकंड में। कितनी देर में? 1 सेकंड। कैसे, उसको भी थोड़ा समझा देता हूं। देखो बेटे, अल्फा पार्टिकल की जो स्पीड यहाँ डेवलप होती है न्यूक्लियस के अंदर, वो स्पीड होती है अबाउट 10 की पावर 7 मीटर पर सेकंड की। इतनी स्पीड से पार्टिकल चलता है। न्यूक्लियस का जो साइज है, जो उसको डिस्टेंस ट्रेवल करनी है न्यूक्लियस से बाहर निकलने के लिए, तो ये डिस्टेंस का ऑर्डर होता है लगभग 10 की पावर -14 मीटर। ये न्यूक्लियस का साइज है। तो एक टक्कर में कितना समय लगेगा? एक बार बाहर निकलने की कोशिश में कितना समय लगेगा? टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस तो ये रही और स्पीड ये रही। तो एक बार बाहर निकलने में समय लगता है 10 की पावर -21 सेकेंड। एक बार बाहर निकलने में। तो 1 सेकंड में कितने बार कोशिश करेगा? तो 1/10 की पावर -21। सो इट ट्राइज 10 raised to the power +21 in 1 second to come out from the nucleus, and ultimately it may successful to come out from the nucleus। इस तरह से गैमो ने बेटे कैसे अल्फा पार्टिकल बाहर निकलता है, इसको क्लासिकल थ्योरी तो एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, लेकिन क्वांटम थ्योरी के बेसिस पर गैमो ने इसको सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया था। ठीक है, इस तरह से अल्फा पार्टिकल के बाहर निकलने की व्याख्या हम क्वांटम थ्योरी के बेसिस पर
कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये बात समझ में आ गई सभी लोगों को। ठीक है बच्चों, तो ये अब देखो बच्चों हमने समझाया इसमें क्या है, इसमें ये समझाया क्वांटम थ्योरी की हेल्प से। अगर एक लाइन में कहें कि भले ही अल्फा पार्टिकल के पास सफिशिएंट एनर्जी नहीं है, एनर्जी तो 25 MeV चाहिए, उसके पास कम एनर्जी है, लेकिन फिर भी वो क्या होगा, न्यूक्लियस से टनल आउट हो जाता है। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा एक उदाहरण से भी समझा देता हूं, जो इस उदाहरण से भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो क्लासिकल मैकेनिक्स का उदाहरण इस तरह से था। क्लासिकल मैकेनिक्स का एग्जाम्पल जो हमारे टीचर ने दिया था वही मैं आपको दे रहा हूं। उन्होंने ये कहा, जैसे आप एक पोटेंशियल वेल में हैं, एक कुएं में है, ये समझ लो, पोटेंशियल वेल उन्होंने नाम दिया इसका, समझाने के लिए एग्जाम्पल है। और ये कुआं जो है 25 मीटर गहरा है, 25 MeV एनर्जी चाहिए ना, तो 25 मीटर गहरा है। अब एक आदमी इसमें उछलने की क्षमता रखता है, 5 से 9 मीटर तक उछल सकता है, 5 से 9 मीटर तक। जो अल्फा पार्टिकल पे एनर्जी थी 5 to 9 मीटर्स। अब ये चाहे जीवन भर उछलता रहे, लेकिन ये कुएं से बाहर नहीं आ सकता। तो क्लासिकल मैकेनिक्स के अनुसार अल्फा पार्टिकल कभी भी कुएं से बाहर नहीं आ सकता। इस थ्योरी को ही कहते हैं हम लोग पोटेंशियल वेल थ्योरी या पोटेंशियल बैरियर थ्योरी। ठीक है, अब क्वांटम मैकेनिक्स में इस बात को कैसे गैमो ने समझाया वो समझो। गैमो कहते हैं, ऐसा नहीं समझो, इसको आप ऐसे समझो, अकॉर्डिंग टू गैमो, अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स, इसको ऐसे समझो बच्चों। जैसे मान लो एक पहाड़ है ना, तो एक पहाड़ है जो 25 मीटर या बहुत ऊंचा है, ऐसे करके एक पहाड़ है जो बहुत ऊंचा है, और हमें यहाँ से निकलकर यहाँ जाना है, और हम पे इतनी एनर्जी नहीं है कि हम इस पहाड़ पर चढ़कर इधर आ पाएँ। इसके लिए एनर्जी 25 MeV चाहिए। इतनी एनर्जी इस अल्फा पार्टिकल के पास नहीं है। अब वो बार बार कोशिश करता है अलग अलग तरह से, कभी इस रास्ते से जाता है, लेकिन पहाड़ है, कहीं भी सफल नहीं हो पा रहा है। लेकिन बेटे कोशिश करते करते उसे एक सुरंग मिल जाती है, एक दरार मिल जाती है, एक पतली सी टनल मिल जाती है, और वो इस टनल के रास्ते बाहर निकल सकता है। अगर वो हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों कोशिश कर रहा है, हो सकता है उसे टनल मिल जाए और वो बाहर निकल पाए। ऐसी स्थिति में इसके पास एनर्जी कम है, 5 to 9 MeV है, लेकिन टनल से बाहर आने में इतनी एनर्जी नहीं चाहिए और वो बाहर निकल सकता है। तो इसको इन्होंने जो समझाया, इस थ्योरी का नाम पड़ जाता है, क्या नाम है, टनलिंग ऑफ द न्यूक्लियस। तो इस थ्योरी को हम कह सकते हैं, अल्फा पार्टिकल कैसे बाहर आ जाता है, टनलिंग फ्रॉम द न्यूक्लियस से बाहर आ जाता है। तो इस तरह से आप एक सिंपल एग्जांपल से बात को समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन और किया है। अब बात कर रहे हैं बच्चों बीटा डिके की। किसकी बात कर रहे हैं, बीटा डिके। हमें समझना ये है कि बीटा डिके कैसे होता है, उसके पीछे क्या साइंस वर्क करती है। ठीक है, तो जरा बीटा डिके की बात कर रहे हैं। अल्फा डिके समझा चुके हैं, अब बीटा डिके की एक्सप्लेनेशन देना जा रहे हैं, तो जरा ध्यान से सुनिए। देखो बेटा, बीटा जो है ना, पहले तो ये समझ लो, बीटा का मतलब है बहुत सीधा सीधा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को ही बीटा पार्टिकल कहते हैं। तो बेटा सबसे पहले तो हमारे दिमाग में एक सवाल ये आता है, सर ये सारे डिके तो न्यूक्लियस से होते हैं। कहाँ से होते हैं, न्यूक्लियस में से। तो एक सवाल हमारे दिमाग में ये आता है, सर आप कह रहे हैं बीटा पार्टिकल का मतलब तो इलेक्ट्रॉन है, तो पहला सवाल तो यही है, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन आता कहाँ से है। डिके तो उसके बाद की बात है, न्यूक्लियस के अंदर तो ओनली प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन तो होते ही नहीं है। तो फिर बीटा डिके न्यूक्लियस कर कैसे पाता है। तो देखो इसका जवाब आप सुनिए। हम लोग ये मानते थे पहले कि न्यूट्रॉन जो है 0n1 ये टूट जाता है,
और टूटने से एक प्रोटॉन बनता है 1H1, जिसे प्रोटॉन समझ लो, एक इलेक्ट्रॉन बनता है, यही बीटा पार्टिकल है, और एनर्जी फ्री होती है। अगर हम कैलकुलेशन करें, मास डिफेक्ट निकालें, है ना, तो एनर्जी फ्री होती है 1.17 MeV, फिक्स वैल्यू, ये एनर्जी फ्री होती है, राइट। इस तरह से ये बीटा पार्टिकल है, इसको ही न्यूक्लियस अपने में से बाहर निकाल देता है, यही बीटा डिके है, ठीक है। लेकिन बच्चों, अब अगर आप इसे एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं और आप इसे देखें, तो आप कहेंगे सर इसका मतलब यह है हर बीटा पार्टिकल की एनर्जी 1.17 MeV फिक्स होनी चाहिए। हर बीटा पार्टिकल की एनर्जी 1.17 MeV फिक्स होनी चाहिए। लेकिन अगर एक्सपेरिमेंटली बीटा पार्टिकल जो बाहर निकल रहे हैं उनकी एनर्जी को नापें, मेजर करें, मेजर्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी की बात करें, तो बड़ा दिक्कत है। मेजर्ड वैल्यू जो होती है वो 0 से 1.17 MeV के बीच में बदलती रहती है। यानी किसी किसी बीटा पार्टिकल के पास एनर्जी 0 भी होगी, किसी के पास 0.1 MeV भी होगी, किसी के पास 0.2 MeV, किसी किसी के पास 1.17 MeV भी होगी। अब बेटे साइंस ये समझने में बहुत ही असमर्थ थी, दिक्कत महसूस कर रही थी। जब एक ही सी रिएक्शन हो रही है तो बीटा पार्टिकल की एनर्जी अलग अलग क्यों है, इस बात की कोई एक्सप्लेनेशन हमारे पास नहीं है, ठीक है। अब भाई बताइए इस पैराडॉक्स को कैसे सॉल्व किया जाए, ठीक है। तो देखो बेटे, इस पैराडॉक्स को सॉल्व किया गया और इसमें जो कहा गया वो ये कहा गया, जरा समझो कि ये इक्वेशन जो है ये इसमें कमी है, ये गलत है, ठीक है। और क्या गलती है, उन्होंने कहा ऐसा नहीं होता है, न्यूट्रॉन ऐसे टूटता है, न्यूट्रॉन से एक प्रोटॉन बनता है, ठीक, एक इलेक्ट्रॉन बनता है, ठीक, और एक और पार्टिकल बनता है एंटी न्यूट्रिनो। नाम क्या बोला, एंटी न्यूट्रिनो, ये पार्टिकल बनता है और एनर्जी फ्री होती है 1.17 MeV। अब एंटी न्यूट्रिनो के बारे में क्या बोला ये समझो। एंटी न्यूट्रिनो का रेस्ट मास 0 होता है, रेस्ट मास कितना होता है, 0, और इसका स्पिन क्वांटम नंबर इस पे होता है, ये एक हाफ स्पिन पार्टिकल है। कौन सा पार्टिकल है, हाफ स्पिन पार्टिकल। ये सारी हाफ स्पिन है, न्यूट्रॉन भी एक हाफ स्पिन पार्टिकल है, प्रोटॉन भी एक हाफ स्पिन पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन भी एक हाफ स्पिन पार्टिकल है। तो उन्होंने कहा एंटी न्यूट्रिनो जो है ये इसका रेस्ट मास 0 है और ये भी हाफ स्पिन पार्टिकल होना चाहिए। अब आप कहेंगे सर इतनी सी बात मान लेने से समस्या कैसे सॉल्व हो जाएगी। देखो समस्या इस तरह सॉल्व हो जाएगी कि न्यूक्लियस अकेले बीटा पार्टिकल को इमिट नहीं करता है, बल्कि वो इन दोनों को, दोनों का मतलब बीटा पार्टिकल को, यानी ये वाले पार्टिकल को, बीटा पार्टिकल को और एंटी न्यूट्रिनो को, और ये एनर्जी देके कहता है जाओ भाई न्यूक्लियस से निकल जाओ, इन सबको न्यूक्लियस से बाहर कर देता है ना, आउटसाइड द न्यूक्लियस भेजता है इन्हें, न्यूक्लियस से बाहर इनको फेंक देता है, चलो जाओ भागो यहां से, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में रास्ते में इंटरेक्शन होता है। क्या वर्ड यूज किया, इंटरेक्शन। सरल शब्दों में समझ लो, एनर्जी को लेके लड़ाई हो जाती है, एनर्जी को लेके लड़ाई हो जाती है कि मैं एनर्जी झपट लूं कि मैं एनर्जी झपट लूं। अब झपट में जिसके हिस्से में जितनी एनर्जी आ जाए, तो इलेक्ट्रॉन कभी कभी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को सारी एनर्जी मिल जाती है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी हो जाती है पूरी की पूरी 1.17 MeV, और एंटी न्यूट्रिनो को कितनी एनर्जी मिलती है, 0। कभी कभी उल्टा भी हो सकता है, उल्टे का मतलब क्या है, इसको मिले 0 और सारी की सारी एंटी न्यूट्रिनो को मिल जाए। इस तरह से
कभी इसको मिली मान लीजिए 0.17 MeV और इसको मिल गई 1 MeV। इस छीना झपट की वजह से बीटा पार्टिकल की एनर्जी अलग अलग हो सकती है। वो 0 से लेकर 1.17 MeV तक वेरी कर सकती है, बदल सकती है। और आप सिर्फ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, बीटा पार्टिकल की एनर्जी ही नाप रहे हैं, एंटी न्यूट्रिनो की एनर्जी तो नाप ही नहीं। अगर दोनों की नाप के जोड़ते तो इतना ही आता, लेकिन आपने एक ही पार्टिकल की एनर्जी नापी है, इसीलिए एनर्जी में बीटा पार्टिकल की एनर्जी जो है वो अलग अलग आपको मिलती है। ठीक है, इस तरह से ये बात एक बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। अब बेटे ये पार्टिकल कह तो दिया एंटी न्यूट्रिनो होता है ना, इस पैराडॉक्स को दूर करने के लिए ऐसा होना चाहिए, लेकिन इस पार्टिकल को अब जब तक खोजा ना जाए तब तक ये बात तो नहीं मानी जाएगी, है ना, तब तक तो एक थ्योरी रह जाएगी। तो साइंटिस्ट इस पार्टिकल की खोज में लग गए। किस पार्टिकल की? एंटी न्यूट्रिनो की। तो फिर क्या ये पार्टिकल मिला? हाँ भाई, इस पार्टिकल को बाद में खोज लिया गया। ठीक है, और जो जो बातें पाउली ने बताई थी, इन इक्वेशन को प्रेस्क्राइब किसने किया था? पाउली ने। किसने प्रेस्क्राइब किया था? पाउली ने। पाउली ने कहा था कि ऐसा होता है, और पाउली ने जो जो बातें एंटी न्यूट्रिनो के बारे में बताई थी वो सारी बातें बिल्कुल सही निकली, और इसका रेस्ट मास वास्तव में 0 पाया गया और ये हाफ स्पिन पार्टिकल पाया गया। तो इस तरह से पाउली की थ्योरी पूरी तरह से अप्रूव हो गई। अब पाउली ने यहां एक और इंपॉर्टेंट बात कही। उनसे ये पूछा गया कि आपको क्यों लगा कि इस इक्वेशन में कुछ गलती हो सकती है? तो उन्होंने एक और इंपॉर्टेंट बात कही, उसको भी मैं शेयर कर देता हूं। उन्होंने कहा कि जैसे इस इक्वेशन में देखें, पहली वाली जो इक्वेशन है, न्यूट्रॉन गिव्स 1 प्रोटॉन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन या बीटा पार्टिकल प्लस 1.17 MeV ऑफ एनर्जी। तो उन्होंने कहा इसमें मुझे ऐसा लगा कि स्पिन क्वांटम नंबर कंजर्व नहीं है। क्या लगा उन्हें? स्पिन क्वांटम नंबर कंजर्व नहीं है। अब आप कहेंगे कैसे? देखो, न्यूट्रॉन हाफ स्पिन पार्टिकल है, इसकी स्पिन प्लस या माइनस हाफ हो सकती है। ये भी हाफ स्पिन पार्टिकल है, इसकी तो कोई स्पिन है नहीं, ये तो एनर्जी है। तो उन्होंने कहा देखो, हाफ और हाफ चाहिए एक से निशान क्यों? तो आंसर 1 आएगा, ये हाफ के बराबर नहीं आ सकता है। और ये अगर अपोजिट साइन के, एक प्लस है एक माइनस है, तो आंसर 0 आएगा, तो भी ये इससे मैच नहीं होगा। इसका मतलब यहां स्पिन क्वांटम नंबर इधर और इधर कंजर्व नहीं है, एक सा नहीं है। इसीलिए मेरे दिमाग ने बताया, मेरे का मतलब पाउली के दिमाग ने, कि यहां पर एक पार्टिकल और निकलना चाहिए। उस पार्टिकल का नाम क्या था? एंटी न्यूट्रिनो। अब उन्होंने क्या कहा देखो, अब जरा अगले पेज पे 1 मिनट आ रहा हूं, जरा समझना। उन्होंने कहा अगर एक पार्टिकल और मान ले हम, तो ये समस्या दूर हो जाएगी, है ना। और वो पार्टिकल से कैसे दूर हो जाएगी जरा समझो। जैसे अब नया में क्या माना गया बताओ जरा? न्यूट्रॉन से क्या क्या मिलेगा? न्यूट्रॉन टूटेगा, अकॉर्डिंग टू पाउली बात कर रहा हूं। एक प्रोटॉन मिलेगा, एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा जिसे बीटा पार्टिकल कहते हैं, एक एंटी न्यूट्रिनो मिलेगा, और ये एनर्जी फ्री होगी। ओके, अब देखो जरा, यहां स्पिन है हाफ, इस पार्टिकल की स्पिन भी हाफ है, इसकी भी हाफ है, इसकी भी हाफ है। तो यहां कंजर्वेशन हो सकता है। मान लो ये प्लस हाफ है, तो ये 2 प्लस के हैं और एक माइनस का है, तो एक हाफ कट जाएगा, तो हाफ और हाफ बराबर हो सकते हैं। तो यहां पर आप कई तरह से स्पिन क्वांटम नंबर को कंजर्व किया जा सकता है, यानी स्पिन क्वांटम नंबर कंजर्व रहेगा इस इक्वेशन में। तो इस तरह से उन्होंने एक और नए लॉ को भी यहां से मान्यता दे दी। तो देखो कितना फायदा किया पाउली ने। पाउली ने देखो, सबसे पहले तो अगर पाउली को हम सफलताएं देखें, पाउली ने कितनी इंपॉर्टेंट बात दी। सबसे पहले तो बीटा पार्टिकल का जो इमिशन हो रहा था उसको सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर दिया कि बीटा पार्टिकल के पास अलग अलग एनर्जी क्यों होती है, क्यों इसकी एनर्जी 0 से
1.17 MeV तक वेरी करती है। इस बात को समझा दिया। दूसरा, एक पार्टिकल की खोज कर दी जिसका नाम था एंटी न्यूट्रिनो। इस पार्टिकल की ना सिर्फ खोज की बल्कि इसकी प्रॉपर्टीज भी बता दी कि ये हाफ स्पिन पार्टिकल है और इसके अलावा इसका रेस्ट मास 0 है। और इन्होंने कहा इस तरह की रिएक्शन में कौन सी चीज कंजर्व रहती है? स्पिन क्वांटम नंबर का कंजर्वेशन और होना चाहिए। तो इस तरह से स्पिन क्वांटम नंबर का कंजर्वेशन, इस बात को भी इन्होंने मान्यता दी। अब बेटे जितनी भी रिएक्शंस होती हैं उनमें हम स्पिन क्वांटम नंबर कंजर्वेशन का भी ध्यान रखते हैं। इस तरह से बेटे इन्होंने बीटा एमिशन को बहुत ही सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया। किन्होंने? पाउली ने। अब मैं तुम्हें एक चीज और दिखा रहा हूं कि बीटा पार्टिकल में एनर्जी किस तरह से बदलती है 0 से 1.17 MeV तक। उसका ग्राफ और देख लो तो तुम्हें क्लैरिटी बढ़ जाएगी। देखो ये ग्राफ है, देख पा रहे हो? तो देखो थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं ताकि सभी लोग और अच्छे से देख पाएं। तो देखो थोड़ा जूम कर रहा हूं। हाँ भाई, देख पा रहे हैं सारे बच्चे? अब तो ओके है। देखो भैया, अब यहां अगर तुम देख रहे होगे तो यहां लिखा है रिलेटिव नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स। देखो ये एनर्जी है, 0 से शुरुआत है, लास्ट देखो यहां 1.2 के पास एग्जैक्ट वैल्यू है 1.17 MeV। तो ये एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है, यानी डिफरेंट बीटा पार्टिकल्स की एनर्जी अलग अलग होती है। किसी बीटा पार्टिकल की एनर्जी 0 भी हो सकती है और लास्ट एनर्जी जो होती है 1.17 MeV तक होती है। तो अलग अलग बीटा पार्टिकल्स के पास अलग अलग एनर्जी होती है विच वेरीज फ्रॉम 0 to 1.17 MeV। इस तरह का आप समझ सकते हैं बीटा पार्टिकल्स में एनर्जी के डिस्ट्रीब्यूशन को इस ग्राफ से समझ सकते हो। तो इस तरह से बीटा डिके भी एक्सप्लेन हो गया था बच्चों, ठीक है। अब देखो बेटा, बात कर रहे हैं हम बीटा डिके के बाद गामा डिके को समझा रहे हैं। तो जरा गामा डिके को समझो। जूम खत्म कर रहा हूं वापस और सिंपल हम ले रहे हैं। तो जरा देखो एक्सप्लेनेशन अब किसकी दे रहा हूं? गामा डिके की। तो जरा गामा डिके को आप समझो, ठीक है। तो गामा डिके, तो देखो हेडिंग डाल रहे हैं बच्चों, गामा डिके। देखो ध्यान से समझना बच्चों। देखो तुमने अभी तक ये पढ़ा है कि ना, जैसे हाइड्रोजन का एटम जब पढ़ा था तो तुमने क्या पढ़ा था बताओ? तुमने ये पढ़ा था कि हाइड्रोजन एटम में बच्चों क्या होते हैं? एनर्जी लेवल्स होते हैं। इस तरह से याद करो, ये ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल होता है, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होती है, ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट है, ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट है ना। ये n बराबर 1 था, ये n बराबर 2 था, ये n बराबर 3 था, n बराबर 4 एंड सो ऑन। इन्हें हम कहते हैं एनर्जी लेवल्स। याद आ रहा है? पर ये एटम में पढ़े थे आपने, है ना। और आपको पता है उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता था? उसको जब एनर्जी मिलती है तो वो इस लेवल से जंप करके इस लेवल में जा सकता है या इस लेवल से जंप करके किसी और हायर एनर्जी लेवल में जा सकता है। फिर समझाया था वहाँ वो ज़्यादा देर रुक नहीं सकता है। जब वो यहाँ से वापस आता है, इलेक्ट्रॉन वापस आता है, तो इस एनर्जी डिफरेंस को इमिट करता है। किस रूप में इमिट करता है? फोटोन के रूप में। याद आ रहा है? इसी से मैंने समझाया था सारी लाइमन, बामर, पाश्चन सीरीज कैसे मिलती हैं, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। याद आ गया होगा सारा यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बेटे बात कर रहे हैं हम न्यूक्लियस की, एटम की बात नहीं कर रहे हैं, ध्यान से समझना, न्यूक्लियस की। ये एटम की बात की थी, अब बात कर रहे हैं न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस में भी एनर्जी लेवल्स होते हैं, ठीक एटम की तरह न्यूक्लियस में भी एनर्जी लेवल्स होते हैं। बात समझ में आई? जब बेटे अल्फा या बीटा डिके होता है, दोनों एक साथ नहीं हो सकते, ध्यान रखना, या तो अल्फा डिके होगा या बीटा डिके होगा।
तो जब अल्फा या बीटा डिके होता है तो बेटे न्यूक्लियस भी, न्यूक्लियस की बात कर रहा हूं, न्यूक्लियस भी हायर एनर्जी लेवल्स में पहुंच जाता है। कहां पहुंच जाता है? हायर एनर्जी लेवल्स में। लेकिन वो भी वहां ज्यादा देर ठहर नहीं सकता, तो उसे वापस आना पड़ता है अपनी ग्राउंड स्टेट में या लोअर एनर्जी लेवल्स में। तो इस एनर्जी डिफरेंस को वो इमिट करता है। जैसे इन्होंने इमिट किया था फोटोन के रूप में, इसी तरह से ये भी इमिट करता है, फोटोन के रूप में ही इमिट करता है। लेकिन ये एनर्जी डिफरेंस काफ़ी बड़ा होता है, तो ये हायर एनर्जी, हाई एनर्जी होती है। तो ये किस रूप में इमिट होती है? गामा रेस के रूप में इमिट होती है। इसे ही हम गामा डिके कहते हैं। क्योंकि एनर्जी इमिट हुई, इसीलिए ना तो एटॉमिक नंबर पर कोई चेंज आता है, ना मास नंबर में कोई चेंज आता है। इसीलिए गामा डिके के बाद ना एटॉमिक नंबर बदलता है, ना मास नंबर बदलता है। समझ में आया? एक बार दोबारा सुन लो। देखो, गामा डिके को एक्सप्लेन करना चाहता हूं, तो मैंने क्या बताया? जब अल्फा या बीटा डिके होता है तो न्यूक्लियस एक्साइट होके हायर एनर्जी लेवल्स में चला जाता है, और जब वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल्स में वापस लौटता है तो इस एनर्जी डिफरेंस को इमिट करता है। किसके रूप में? गामा रेस के रूप में। और यही गामा डिके है। बात क्लियर हो गई सभी को? तो गामा डिके को हम इस तरह से न्यूक्लियस के एनर्जी लेवल्स के आधार पर आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब एक बच्चा ये पूछ सकता है, सर ये हायर एनर्जी लेवल में चला क्यों गया? थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दीजिए। तो देखो, जरा एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से सुनो। सिंपल से एग्जांपल से करता हूं। जैसे तुमने देखा होगा गन बुलेट सिस्टम, गन बुलेट सिस्टम यानी बंदूक से गोली चलाना। बोलो क्या होता है? जब बंदूक से गोली चलती है तो आपने देखा होगा, ये बंदूक मान लो, ये गोली समझ लो, तो गोली तो आगे जाती है बुलेट, और बंदूक पीछे की तरफ रिकॉइल होती है, बंदूक पीछे की तरफ झटका खाती है। ठीक ऐसा ही न्यूक्लियस के साथ होता है। जब न्यूक्लियस में से अल्फा पार्टिकल निकलता है आगे की तरफ, अल्फा पार्टिकल बाहर निकलता है, तो अल्फा पार्टिकल इधर गया गोली की तरह बहुत तेज स्पीड से। तो जैसे बंदूक ने झटका खाया था, इसी तरह से न्यूक्लियस भी रिकॉइल होता है। न्यूक्लियस भी क्या होता है? रिकॉइल, पीछे की तरफ झटका खाता है, और इस रिकॉइल की वजह से ही वो हायर एनर्जी लेवल्स में पहुंच जाता है, और फिर वहां ज्यादा देर रुक नहीं सकता। तो हायर से जब लोअर एनर्जी लेवल्स में वापस आता है तो इस एनर्जी डिफरेंस को वो अपने में से गामा रेस के रूप में इमिट करता है, और यही गामा डिके का कारण है। सारी बात क्लियर हो गई? अब देखो बेटे, इसको दिखाते कैसे हैं? तो देखो जरा, तुम्हें मैं दिखा देता हूं, एक बार देखो डायग्राम में। डायग्राम को पहले जूम कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। ठीक है? तो देखो बच्चों, अगर देख पा रहे हो ध्यान से तो जरा केयरफुली देखो इसे, और थोड़ा जूम कर देते हैं। ठीक है भाई, देख, ये है गामा डिके का डायग्राम। बोलो भाई क्या दिखाई दे रहा है? देखो, जब अल्फा या बीटा डिके हुआ तो देखो ये न्यूक्लियस यहाँ पहुँच गया है ना। अब बीटा डिके के बाद अब ये यहाँ से जब नीचे आता है लोअर एनर्जी स्टेट्स में, तो इस एनर्जी डिफरेंस को इमिट करता है, और यही कौन सा डिके है? गामा डिके। समझ में आ गया? हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आना ही गामा डिके है। ठीक है? एक दो इक्वेशन भी हैं, इनको देखो जरा, तो तुम्हें और क्लियरिटी आ जाएगी। देखो, जैसे ये लिखा है 27 कोबाल्ट 66 गिव्स 28 निकल 66, और ये कौन सा डिके हुआ है? बीटा डिके। तो मैंने बताई था अल्फा या बीटा डिके के बाद ही गामा डिके होता है, तो पहले बीटा डिके हुआ। देखो यहाँ स्टार बना हुआ है, ध्यान से देखो, यहाँ दिख रहा है स्टार, ये स्टार बना हुआ दिख रहा है, ये वाला स्टार। स्टार का मतलब है ये किस स्टेट में? अभी भी हायर एनर्जी लेवल में।
तो जब ये यहाँ से लोअर एनर्जी लेवल में आएगा तो ये गामा डिके होगा। देखो यहाँ पर स्टार बना है जो शो कर रहा है हायर एनर्जी लेवल को, और तुम देखो यहाँ स्टार नहीं बना है, यहाँ स्टार है हायर एनर्जी लेवल एक्साइटेड स्टेट, यहाँ स्टार नहीं है, यानी लोअर एनर्जी लेवल में चीज़ आ गई है। तो इस तरह से इस रिएक्शन को भी अच्छे से समझ सकते हो। स्टार बनाना क्या इंडिकेट करता है, अच्छा बताओ। हाँ, कि जो न्यूक्लियस है वो हायर एनर्जी स्टेट में है। स्टार हटाना क्या इंडिकेट करता है कि अब न्यूक्लियस लोअर एनर्जी स्टेट में आ गया है, और जब लोअर एनर्जी स्टेट में आता है तो गामा रेडिएशंस को इमिट करता है। ठीक है, इस तरह से आप अल्फा, बीटा और गामा डिके को सभी की एक्सप्लेनेशन मैंने आपको समझा दी है इस वीडियो में। ठीक है बच्चों, तो देखो जूम खत्म कर रहे हैं भाई वापस। ठीक है, अब ये बताओ क्या तुम लोग को अल्फा, बीटा और गामा डिके अच्छे समझ में आ गया है? तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, तीनों को हमने सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया है। थैंक यू बच्चों।